ठीक है। सो हीट रेडिएशन, ये वाला पार्ट अभी हमें समझना है। तो आपको पता होगा ये जो मैं जो अभी समझा रहा हूँ ये बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 12th के जस्ट नॉलेज का पार्ट है। तो हीट ट्रांसफ़र हमें पता है कि देर आर 3 वेज, एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, तो ये जो दोनों मतलब हीट को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास 3 वेज है। कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वेक्शन से भी कर सकते हैं। बट आपको पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों मेथड में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मतलब बगैर मीडियम के आप लोग हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि कंडक्शन क्या होता है कि आपने एक रॉड लिया, ये रॉड को इस एक तरफ से थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया, तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अगर दूसरे एंड को हाथ लगाओगे तो भी गर्म रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये रॉड में से हीट ट्रांसफ़र करना, मटेरियल में से हीट ट्रांसफ़र करना, तो ये कंडक्शन हुआ, राइट। अगर वो रॉड ही नहीं होता तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर इसको कंडक्शन नहीं होता, मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो कंडक्शन प्रोसेस क्लियर है, 11 में भी था ना ये। कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन आपको पता है कि मॉलिक्यूल खुद हीट ट्रांसफ़र करते हैं, राइट, या मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। molecule are responsible for ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब क्या? मतलब ये कि मटेरियल का एक मॉलिक्यूल हीट लेगा और उस हीट को वो दूसरी तरफ लेके जाएगा। जैसे हमने सपोज एयर को एक तरफ गर्म कर दिया, तो वो गर्म एयर का मॉलिक्यूल फिर दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो हीट आगे पास लेके जा रहा है ना। तो मॉलिक्यूल मतलब गैस के मॉलिक्यूल जब हीट गेन करते हैं और एक जगह से कहाँ जाते हैं, तो हीट को लेके कौन जा रहा है? गैस का मॉलिक्यूल। तो फिर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। बट फिर कन्वेक्शन के लिए मॉलिक्यूल मूव होने चाहिए, मॉलिक्यूल मतलब मटेरियल, और कंडक्शन में भी मटेरियल चाहिए। इसलिए ये दोनों जो कंडक्शन और कन्वेंशन जो है, दोनों तरीके में हीट तो ट्रांसफर होता है, बट मटेरियल रहेगा तो ही, मीडियम रहेगा तो ही हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बट जो तीसरा वे है हीट को ट्रांसफर करने का, वो रेडिएशन है। तो इसमें हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। मतलब कोई मीडियम नहीं चाहिए, बगैर मीडियम के आप लोग हीट को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हीट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? तो हीट ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे सन से जो हीट है, हीट रेडिएशन है, वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं? अर्थ तक, राइट। तो कोई मीडियम है क्या दोनों के बीच में? नहीं है, बट फिर भी हीट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? तो वो किस फॉर्म में आता है? सन से लेके अर्थ तक जो हीट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंडरस्टूड? ओके। तो ये जो मेथड है जिसमें हीट बगैर किसी मीडियम के ट्रैवल करती है, या हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, रेडिएशन। रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब सपोज मेरे पास एक मटेरियल है, आगे सुनना। तो एक हमारे पास मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर हमने हीट के रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। और टाइप ऑफ मटेरियल है हमारे पास, और हमने इसके ऊपर हीट के रेडिएशन इंसिडेंट करवाए, ठीक है। सो एक मटेरियल है और इसके ऊपर हीट के रेडिएशंस आ रहे हैं। अभी तक मैंने ये किस टाइप का मटेरियल है ये बताया नहीं आपको, बस ये समझो कि इसके ऊपर हीट फॉल हो रही है, हीट रेडिएशन समझता है ना, हीट गिर रही है, सनलाइट गिर रही है इसके ऊपर, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, राइट। तो अभी इसके ऊपर हीट इंसिडेंट हो रही है, तो जो हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उस हीट को ये क्या करेगा, राइट। सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। 1, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, कैन एब्जॉर्ब, ओके। और क्या कर सकता है? कैन रिफ्लेक्ट। मतलब इस हीट को क्या कर सकता है? अगर ये शाइनी सरफेस है,
तो वो हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। और आगे तीसरा है कैन ट्रांसमिट, कैन ट्रांसमिट, जैसे कि ग्लास है ना, क्लियर ग्लास, तो क्लियर ग्लास अपने अपने में से हीट को क्या करता है, पास होने देता है कि नहीं। या फिर हो सकता है ये तीनों करे, मतलब ये ऐसा मटेरियल है कि वो थोड़े से हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। और बट मैं तुम्हें पॉसिबिलिटी समझा रहा हूँ कि किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग हीट के रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर अगर हमने हीट के क्या रेडिएशन क्या करवाए, इंसिडेंट, इंसिडेंट समझता है, मतलब डाल दिए उधर, तो वो मटेरियल उस हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, हो सकता है तीनों कर सकता है, हो सकता है इनमें से कोई दो करे हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर के ऊपर, राइट, अरे या नहीं। सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे वो वेवलेंथ भी है, मतलब जो जो हम लोग इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल और वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो वो जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझे कि नहीं। और उसके अलावा सरफेस एरिया जो है उसका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, बट मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि मटेरियल जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट, या तीनों भी, या तीनों में से कोई भी दो या कोई भी एक करने का उसके पास मतलब कैपेसिटी है, एबिलिटी है, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल हीट के साथ क्या कर सकता है, समझ में आया। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज ध्यान दो, अभी यहाँ पे ये जो मेरे पास मटेरियल है, इसके ऊपर मैंने सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट करवा दी। कितनी हीट इंसिडेंट करवा दी, क्यू, राइट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट किया। अब जरूरी नहीं कि वो क्यू का क्यू क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उसमें से थोड़ा, मतलब हो सकता है उसमें से तो वो थोड़ा सा क्या करे, एब्जॉर्ब करे, राइट। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे, और ये भी हो सकता है थोड़ा सा। तो मान लो Q में से QA इतना हीट उसने क्या किया, एब्जॉर्ब, QT इतना ट्रांसमिट किया, और QR इतना क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तुम्हारे दिमाग में जा रहा है क्या, इतना सिंपल कंसेप्ट है। गधे जैसा इधर उधर मत देखो और चुपचाप समझने की कोशिश करो। ठीक है, गधे तो ऑलरेडी है, देखो मत। तो आप हो सकता है कि हमने इसके ऊपर Q इतना हीट इंसिडेंट किया, तो उसमें से QA इतना एब्जॉर्ब करे, QT इतना और QR इतना, मतलब मान लो 10 जूल इतना हीट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट किया। हो सकता है उसमें से 3 जूल उसने एब्जॉर्ब किया, 5 जूल उसने ट्रांसमिट किया, और 2 जूल उसने रिफ्लेक्ट किया, और तीनों मिला के वापस कितना आ जाएगा, 10 जूल, बराबर है कि नहीं। तो जितना भी हीट आप डालते हो, राइट, वो उसमें से थोड़ा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट। और अरे कुछ कुछ मटेरियल तो पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेते, तो फिर उनके लिए ट्रांसमिट और क्यू रिफ्लेक्टेड जीरो रहेगा, क्योंकि वो पूरा ही क्या कर रहे हैं। तुम बोलोगे ऐसा कौन सा मटेरियल है, लैम्प ब्लैक, लाइक लैम्प ब्लैक जो है या प्लैटिनम ब्लैक, ये जो है ये एक मटेरियल है जो 100%, ऑलमोस्ट 99% ऑफ हीट उसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो फिर वो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो ये दोनों उसके लिए क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप कॉन्सेंट्रेट करना। तो अभी मैं कुछ डेफिनेशन बना रहा हूँ, बट मैं थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूँ, तुम्हारे बुक में थियोरेटिकल दी हुई है। सो अभी ये क्यू सपोज इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या होगा, डिवाइड। तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू। और अरे अब ये ऊपर प्लस है, तो क्यू डिवाइड करेगा तो तीनों का करेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू टी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू, राइट। तो ये क्या है, रेशो है, ये भी रेशो है, ये भी सेम क्वांटिटी का रेशो है। तो ये एक नंबर आने वाला, ये भी नंबर आने वाला, ये भी नंबर आने वाला है। क्या है नीचे, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, और ऊपर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, कितनी इंसिडेंट की,
और उसमें से कितनी, जैसे कि मान लो 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें से आपने 70 स्कोर किया, काइंड ऑफ दैट। तो क्यू वो हीट है जो हमने इंसिडेंट करवाई, और क्यूए वो हीट है जो उसने क्या करी। अब जितनी इंसिडेंट करी उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है क्या वो? नहीं पॉसिबल। कैसे? 100 मार्क्स का पेपर है, 110 रिजल्ट में आया, पॉसिबल है? सो क्यू इतना हीट इंसिडेंट किया, और हो सकता है उस क्यू में से क्यूए इतना क्या किया, एब्जॉर्ब किया, राइट। तो ये जो है वो कितना एब्जॉर्ब किया और कितना इंसिडेंट किया था उसका रेशियो है। ये कितना ट्रांसमिट किया और कितना इंसिडेंट था, तो जितना इंसिडेंट था उसमें से ट्रांसमिट कितना किया उसका रेशियो ये। और ये कितना हीट इंसिडेंट किया और उसमें से कितना रिफ्लेक्ट किया उसका रेशियो ये। नहीं समझा? तुम में से कोई बोलेगा सर उल्टा कर लेना चाहिए यार, ऊपर कितना हीट डाला और कितना रिफ्लेक्ट किया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब तुम्हारे मार्क्स को, मतलब टोटल मार्क्स ऊपर और स्कोर्ड मार्क्स नीचे, ऐसा होता है क्या? नहीं, राइट। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमेशा ऊपर होता है। तो अवेलेबल हीट कितनी थी, क्यू, और उसमें से कितनी एब्जॉर्ब की, अवेलेबल हीट कितनी थी, उसमें से कितनी ट्रांसमिट करी, अवेलेबल हीट कितनी थी, कितनी रिफ्लेक्ट करी, राइट। तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों का आंसर कितना रहेगा, तीनों का सम 1 रहेगा। तो व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज टी, व्हाट इज आर। तो फिर आपको एग्जाम में आएगा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। तो आप लोग क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अब मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब ए ना, तो क्या लिखोगे, ये रेशियो है कितना हीट एब्जॉर्ब किया अपॉन कितना हीट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ heat absorbed to the heat incident for a surface। किसी सरफेस के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब किया, टू द मतलब अपॉन, अपॉन व्हाट, कितना हीट इंसिडेंट किया, है ना, इसका रेशियो है। तो अभी हीट एब्जॉर्ब को हमने क्यू ए बोला, हीट इंसिडेंट को हमने क्यू बोला, और उन दोनों के रेशियो को ए बोला, राइट। ये यूनिटलेस रहेगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि ऊपर भी हीट है और नीचे भी क्या है, हीट है, राइट। सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, दूसरा कौन है बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या, स्मॉल टी, बट उसका डेफिनेशन तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो स्मॉल टी क्या है, क्यू टी अपॉन क्यू। व्हाट इज क्यू टी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, और व्हाट इज क्यू, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। सो इट इज द रेशियो ऑफ amount of heat transmitted per unit heat incident for a surface। किसी सरफेस ने कितना हीट ट्रांसमिट किया विथ रिस्पेक्ट टू कितना हीट इंसिडेंट था, मतलब जितना इंसिडेंट था उसके कंपैरिजन में कितना ट्रांसमिट किया। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। सो क्यू टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टी। क्वाइट ऑब्वियस है कि ये भी यूनिटलेस रहेगा क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। और तीसरा क्या रहेगा, अभी एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, अभी क्या बचा, रिफ्लेक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंबल क्या है बोलो, टी, नहीं आर ना, आर आर। सो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट reflected per unit heat incident
कितना हीट इंसिडेंट था उसके कंपैरिजन में कितना आपने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया फॉर अ सरफेस। ऑफकोर्स फॉर अ सरफेस, बार बार क्यों बोल रहा हूँ फॉर अ सरफेस, क्योंकि हर सरफेस के लिए ये रेशियो सेम थोड़ी ना रहेगा। मतलब लैम्प ब्लैक के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है, एयर के लिए अलग है, राइट। मटेरियल अलग तो उसका बिहेवियर भी अलग, तो उसके लिए ये कोएफिशिएंट की वैल्यूज भी अलग ऐसा। सो ये आया कितना, कोई रिफ्लेक्शन है तो क्यू आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर। और ये दो फॉर्मूले याद ही रखो, Q इज इक्वल टू होता है क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, और S, और उसके अलावा A प्लस आर प्लस टी को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देते हैं, रिफ्लेक्शन देते हैं, ट्रांसमिशन निकालने बोलते हैं, या रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन देते हैं, एब्जॉर्प्शन निकालने बोलते हैं। सो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है बट याद रखना तो चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेट फॉर अ सब्सटेंस, सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हम लोग एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग सोचेंगे ऐसा किस सब्सटेंस में हो सकता है। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स फॉर अ सब्सटेंस, मान लो कोई एक सब्सटेंस है और जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो 0 है। लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो 1 है। ठीक है, टी आर भी बोलते हैं, टी और सफिक्स में आर, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन वो कितना है 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वो जो मटेरियल है वो हीट को क्या नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व, उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, और वो अपने में से वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, पास होने दे रहा है, राइट। जैसे कि क्लियर ग्लास है, तो क्लियर ग्लास जो है उसमें से क्या होगा, हीट के रेडिएशन सीधे के सीधे क्या होंगे, पास होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर वो क्लियर ग्लास जैसा एग्जाम्पल है। तो क्लियर ग्लास के लिए या क्लियर ग्लास जैसे जो दूसरा कोई भी सब्सटेंस जो है जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, या हीट को क्या नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, बट अपने में से सीधा क्या होने दे रहा है, ट्रांसमिट होने दे रहा है, पास होने दे रहा है, राइट। तो उस सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायथर्मिनस सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायथर्मिनस सब्सटेंस। ठीक है, सो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो डायथर्मिनस सब्सटेंस बोलते हैं उसको। हाँ, तुमको ब्रेक करो इसको, डायथर्मिनस सब्सटेंस।
ठीक है, तो वो अच्छा एब्जॉर्बर भी नहीं है और अच्छा रिफ्लेक्टर भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसमिट ही कर रहे हैं ना, राइट। एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। ग्लास जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, क्वार्ट्स और भी एग्जाम्पल दिए तुम्हारे बुक में, दैट इज सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ड्राई एयर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी, रिफ्लेक्ट समझता है ना, मतलब उसके बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होके वो रिटर्न भेज रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है ज़्यादातर, तो उसको बोलते हैं डायाथर्मल्स। ठीक है, अभी दूसरा, लेट, अगला डिस्कशन अगेन, लेट फॉर अ सब्सटेंस। ठीक है, लेट फॉर अ सब्सटेंस, तो सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है जो अभी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। देखो ना, इस सब्सटेंस में क्या हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, और अभी जिस सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना ले रहा हूँ, मतलब हीट को क्या नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट कर नहीं कर रहा है, मतलब एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है या दोनों कर रहा है, बट क्या नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। तो पिछली बार एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, इस बार एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट दोनों कर रहा है, बट क्या नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस को ओपैक बोलते, ओपैक टू द हीट, ओपैक टू द हीट या एनर्जी, एनर्जी के लिए ओपैक, जैसे वो एनर्जी के लिए क्लियर है, मतलब ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर है ना, तो वैसे ही ओपैक है। तो इधर आंदो भी आके, सच सब्सटेंस, द सब्सटेंस द सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपैक, ओपैक समझा ना, ट्रांसमिट ना होने देना, लार्जली ओपैक टू द थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन मतलब थर्मल मीन्स हीट, रेडिएशन मतलब वेव्स, एनर्जी। द सब्सटेंस विच आर largely opaque to thermal radiations are called athermalous substance। तो जो जो पास होने देते हैं वो डायथर्मनस, और जो पास नहीं होने देते वो अथर्मनस। एग्जाम्पल दिया रहेगा, ओपेक का मतलब क्या होता है, डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम। ओपेक का मतलब क्लियर है क्या, वो अपने ऊपर गिरने वाले हीट रेडिएशन को क्या नहीं करते, ट्रांसमिट नहीं करते, एक तो एब्जॉर्ब करते या रिफ्लेक्ट करते या दोनों भी करते होंगे, बट ट्रांसमिट नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज वाटर, वुड दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, मॉइस्ट एयर, ऑफकोर्स मॉइस्ट एयर में वाटर के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो भी हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, ज़्यादातर एब्जॉर्ब ही करते हैं। बेंजीन वगैरह भी दिया हुआ है, नहीं समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे? कौन सा फर्स्ट की सेकंड?
नेक्स्ट डिस्कशन, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना है, 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कितना है, 0 है, बट कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 1। मतलब वो अपने ऊपर जितनी भी हीट इंसिडेंट हो रही है वो पूरे की पूरे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द शाइनी सरफेसेस जो होते हैं दे आर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, है ना। या मोस्ट ऑफ द लाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लाइट कलर के, डार्क कलर के ऑब्जेक्ट नहीं, जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट इसलिए वो दिखते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं इसलिए वो डार्क दिखते हैं। और जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 1 है, सच सब्सटेंस इट्स कॉल्ड परफेक्ट reflector as they reflect all or most of heat radiation incident on them। ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, बट अगर कोई सब्सटेंस अच्छा रिफ्लेक्टर है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर नहीं रहेगा या ज़्यादा अच्छा ट्रांसमीटर भी नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिट करना है तो अंदर पास होने देना पड़ेगा, बट ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के लिए भी अंदर लेना पड़ेगा, तो ये अंदर लेता ही नहीं। तो फिर ये जो अच्छा रिफ्लेक्टर है वो बैड एब्जॉर्बर है और बैड ट्रांसमीटर है। ओके, आगे नेक्स्ट, सपोज एक सब्सटेंस है जो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, मतलब लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो बचा क्या, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट। तो आगे ट्रांसमिशन भी कितना है, मतलब अपने में से पास होने नहीं दे रहा है, बट बचा कौन, एब्जॉर्प्शन, बट तीनों का एडिशन तो 1 होता है, तो R0 T0, तो A कितना रहेगा, मतलब वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लैम्प ब्लैक, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कोई भी बॉडी ब्लैक क्यों दिखती है, बिकॉज उसमें से लाइट नहीं आती है ना। जैसे यूनिवर्स है तो उस मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको उसमें ब्लैक दिखता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, लाइट नहीं है। हमारे स्काई में आपको ब्लू कलर या वाइट कलर दिख जाता है, तो ब्लू कलर इसलिए दिखता है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके साथ लाइट इंसिडेंट होती है, और फिर लाइट के जो फोटॉन्स है वो ब्रेक होते हैं और लाइट सब जगह स्प्रेड होती है, ठीक है। बट ऐसा वैक्यूम में नहीं होता, वहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, तो लाइट के अंदर जो फोटॉन्स है या जो एनर्जी उधर ब्रेक ही नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में लाइट ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो फिर वो हमें कैसे दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, राइट। तो अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर नहीं भेज रहा है, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस में से लाइट या एनर्जी नहीं आ रही, तो वो हमें कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, ना दिखना मतलब ब्लैक, ठीक। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक। सो सच सब्सटेंस absorb all the energy incident on it, such substance is called, या hence it is called, इसीलिए इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है।
तो जिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है 1 है। सो मैंने ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो कोई सब्सटेंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा, वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के नेचर पे। जैसे वाटर है, ऑब्वियसली ज़्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं, रिफ्लेक्ट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, ट्रांसमिट ज़्यादा नहीं करता, तो वो उसका नेचर है। ग्लास का नेचर क्या है, ज़्यादा क्या करता है, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्लियर ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो वो सब्सटेंस के नेचर पे तो डिपेंड करता ही है कि लाइट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट करेगा कि क्या करेगा, राइट। बट साथ साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है या जो रेडिएशन उसके ऊपर आ रहे हैं, वो रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है। मतलब कोई सब्सटेंस कुछ रेडिएशन, कुछ वेवलेंथ वाली, मतलब कुछ रेडिएशन, सम सब्सटेंस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब एक तो रिफ्लेक्ट करते या ट्रांसमिट करते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस परमानेंटली अथर्मनस है या परमानेंटली डायथर्मनस है। मतलब कोई पर्टिकुलर लाइट के लिए, पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए कोई सब्सटेंस अथर्मनस हो सकता है ना, मतलब ट्रांसमिट नहीं करेगा, और किसी और लाइट के लिए वही सब्सटेंस क्या होगा, डायथर्मनस होगा, मतलब क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, राइट। तुमने एक बात नोटिस करी होगी, अगर तुम लोग सपोज कार पार्क करते हो सनलाइट में, तो और अंदर जाते हो 1 घंटे बाद, तो अंदर बाहर के कंपैरिजन में अंदर ज़्यादा गर्म होता है। बट अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूँ कि बॉडी का टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग के उतना होता है, तो फिर गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना होना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है। तो उसका कारण है, उसका कारण ये है, वही वो जो मैं बोल रहा हूँ वही है कि जैसे लाइट, सनलाइट के रेडिएशंस है वो ग्लास के थ्रू अंदर जाते हैं, और फिर अंदर जो सीट है या फिर वो लेदर है या अंदर का जो मटेरियल है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। अब एब्जॉर्ब करता है तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट आपको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाता है वो उस हीट को बाहर भी निकालता है। अब वो जो सीट कवर या जो भी है अंदर के मटेरियल का टेम्परेचर तो बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। अब वो हीट वो बाहर भी निकालेंगे। तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि सराउंडिंग से ज़्यादा उनका क्या हुआ है, टेम्परेचर हो गया है। गर्म चाय रख दी तो वो तो हीट बाहर निकलता है ना अपने आप, तो अब वो उनमें से हीट निकलेगा, तो हीट बाहर निकलेगा तो अभी वो ठंडा क्यों नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता है कि वो जब वो हीट बाहर निकलता है तो जिस ग्लास में से वो अंदर आया था अब उस ग्लास में से वो बाहर नहीं जा पाता। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट अंदर आया था उसका वेवलेंथ शॉर्ट था, कम था, और जो हीट अभी बाहर निकल रहा है उसका वेवलेंथ लॉन्ग है। और ग्लास जो है शॉर्ट वेवलेंथ को आने देता है और लॉन्ग वेवलेंथ को जाने नहीं देता है, उसके लिए वो ओपैक है, मतलब वो ट्रांसमिट नहीं करता किसको, लॉन्ग वेवलेंथ को। तुम बोलोगे शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ ये कैसे हो जाता है, आपने आप या क्या कुछ कंसेप्ट है क्या ये। तो एक साइंटिस्ट था प्लैंक करके और ऑफकोर्स आइंस्टाइन, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है hc/λ, ठीक है। ये आप लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सीखोगे अगर तब तक तुम जिंदा रहे तो ये एनर्जी और लैम्बडा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, ठीक है। सो
लगता नहीं, मतलब ऐसा वैसा सच प्रेगा मरा चालू है, सच नहीं, सच वाला मरना नहीं, इंटेलेक्चुअली, मतलब तुम्हारा ब्रेन तब तक रिसीव करने के लायक होगा कि नहीं। अब अभी अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए तब तक अगर तुम्हारा ब्रेन ठीक रहा तो तुम लोग ये सीखोगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो फिर अगर मान लो बाहर से ज्यादा हीट आ रही है तो हीट एनर्जी ज्यादा है, तो वेवलेंथ, तो फिर वो ग्लास में से आ पाया, राइट। अब वो हीट किस में अंदर चला गया, सीट के अंदर। अब सीट के अंदर तो सन के इतना हीट तो नहीं है ना। अब जब सीट वो एनर्जी बाहर निकालेगा, कार की सीट, तो उसकी एनर्जी तो कम ही रहेगी, तो एनर्जी कम रहेगी तो वेवलेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अब वो एनर्जी जो है वो ग्लास में से कहाँ नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा हो गया है। तो अंदर तो आ पाया था बट, तो मतलब तुमको ऐसा लगता है कि ग्लास ही तो है, अंदर भी लेगा बाहर भी लेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली एनर्जी को अंदर लेता है, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी, और लो एनर्जी वाली मतलब हाई वेवलेंथ, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ को बाहर जाने देता, तो वो हीट अंदर ट्रैप हो गई, गाड़ी के अंदर ट्रैप हुई, और जब तुम अंदर बैठोगे तो आपको हीट फील होगी। अरे समझे कि नहीं। सो अगेन, कोई भी सब्सटेंस परमानेंटली अथर्मनस या डायथर्मनस नहीं होता, समझा कि नहीं। वो उसके ऊपर जो लाइट की जो लाइट का वेवलेंथ है जो इंसिडेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होगा या ना होगा, राइट। कुछ डाउट है अभी इसमें, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी के बारे में हमने 2 मिनट पहले डिस्कशन किया था कि ब्लैक बॉडी वो होती है कि जो जिसके उसके ऊपर जो हीट इंसिडेंट होती है, उसमें से हमने तो ये पढ़ा है कि पूरी की पूरी हीट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बट अगर वो 98 या 99% ऑफ हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, मान लो उसके ऊपर 100 जूल एनर्जी हीट हुई, और 100 में से अगर 98 जूल या 99 जूल भी एब्जॉर्ब कर लिया, तब भी हम लोग, ये काफ़ी हाई रेट है, तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या सकता, हाँ, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक इज अ एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, नेचुरली वाला। वैसे हमने आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी भी बना ली है, उसका नाम है फेरिस ब्लैक बॉडी, 2 मिनट में सीखोगे आप लोग। बट उसमें भी लैम्प ब्लैक ये मटेरियल यूज होता है। लैम्प ब्लैक एक नेचुरल मटेरियल है जो क्या करता है, लाइट को, उसके ऊपर लाइट या हीट, जितनी भी हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, मोस्ट ऑफ द हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब ही करता है। कितनी भी अलग अलग वेवलेंथ की हीट आने दो, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगेन बोलो, लैम्प ब्लैक बोलते। लैम्प ब्लैक वो मटेरियल है बेटा, दो, उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लैम्प ब्लैक नहीं बोलते, लैम्प ब्लैक वो मटेरियल है जो ऑलमोस्ट 100% ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लैम्प ब्लैक जैसा मटेरियल जो मोस्ट ऑफ द हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो वही लिखूंगा वापस से। तुम लोगों के गेम में नहीं आने वाला हूँ मैं।
ठीक है। सो आपको अभी इस डिस्कशन में और कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ध्यान दो। अब ये तो आपको पता है ना अभी। तो लैम्प ब्लैक वो मटेरियल है जो मोस्ट ऑफ द हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो ब्लैक अपीयर करता है, और उसका अपीयरेंस ब्लैक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो अब आगे ध्यान दो। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास दो सब्सटेंस है, और एक सब्सटेंस जो है हमने उसको पॉलिश किया है शाइनी, और उसको शाइनी सरफेस बना दिया है। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास दो मटेरियल है सपोज। तो जैसे ये सिल्वर से कोट किया हुआ है सपोज हमने, मतलब काफ़ी शाइनी सरफेस है, और दूसरा सरफेस जो है उसको हमने लैम्प ब्लैक से कोट कर दिया, जो ज़्यादातर हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो जो भी हीट यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो मोस्ट ऑफ द हीट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये इंसिडेंट रहेगा और ये क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड। सो ये वाला जो सरफेस है ये मोस्ट ऑफ द हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट, एब्जॉर्ब बिल्कुल ही नहीं करेगा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0, राइट। और इसका जो है एब्जॉर्प्शन, मतलब ए की बात कर रहा हूँ, ए ऑलमोस्ट 0 है इसका। और ये जो है ये क्या करेगा, लैम्प ब्लैक है, तो जितना भी हीट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा वो पूरा का पूरा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। ठीक है। इसके लिए एब्जॉर्प्शन अप्रॉक्सीमेटली 1 रहेगा, ऑलमोस्ट 1 रहेगा, और ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 0 रहेगा, और रिफ्लेक्शन भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, ध्यान दो। अभी यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इधर ध्यान दो। इसको डिस्कशन क्यों कर रहे हैं सब लोग, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं हम। तो एक बात बताओ, हमें पता है कि हमारे अराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि नहीं करते, वो अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना मतलब जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर उनका होना। ये वो कैसे करते हैं, तो जब भी उनके पास मतलब जितना हीट उनके पास आता है उतना हीट वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सपोज ये बॉटल है, बॉटल को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो बॉटल जो है हीट एब्जॉर्ब करना नहीं रोक सकता अनलेस इट इज कोटेड विथ अ पॉलिश सरफेस। कंप्लीट पॉलिश है, जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, बाहर से भी पॉलिश होता है वो। तो मान लो ऐसा नहीं, बट ये पॉलिश नहीं, मान लो अब कोर्स ये नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करना रोक तो नहीं सकता, बिकॉज हीट तो आ रही है। तो इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना अंदर हीट आएगा उतना हीट रिलीज करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ हीट इमिशन समझता है, इमिट करना इक्वल होना चाहिए। रेट ऑफ हीट और रेट ऑफ हीट इक्वल होना चाहिए। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और इमिशन कम है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और एब्जॉर्प्शन कम है और इमिशन ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। बट अगर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है
तो जितना एब्जॉर्प्शन है उतना ही एमिशन है, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, ये ज्यादातर आप रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कम करेगा तो इमिट भी कम ही करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब ही कम कर रहा है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस से, हर सब्सटेंस को क्या मेंटेन करना होता है अपना? थर्मल इक्विलिब्रियम। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ नहीं बे, सराउंडिंग के साथ। तो जितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट उसको क्या करना पड़ेगा? एमिट करना पड़ेगा। बट ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? मतलब ज्यादा एमिट भी नहीं करेगा। तो ये गुड रिफ्लेक्टर है क्या? ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस सब्सटेंस की, इसलिए वो ज्यादा क्या नहीं कर रहा? एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो बैड एब्जॉर्बर है कि नहीं? और यही बैड इमिटर भी है। बताओ बैड इमिटर क्यों है? बिकॉज कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट भी कम ही करेगा, और जो कम हीट को इमिट करता है उसको क्या बोलते हैं? बैड इमिटर। क्लियर है कि नहीं? सो वापस से आपको ये टॉपिक समझना जरूरी है। आपको ऐसे इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाएंगे या फिर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर कोई सब्सटेंस गुड रिफ्लेक्टर है तो इट इज बैड एब्जॉर्बर एज वेल एज बैड। इसीलिए थर्मस फ्लास्क का जो अंदर का जो कोटिंग है और बाहर का जो कोटिंग है, दोनों कोटिंग शाइनी होता है, राइट? तो ना वो एब्जॉर्ब करेगा ना वो एमिट करेगा। मतलब अंदर जो लिक्विड है वो अपना हीट बाहर नहीं देगा, बिकॉज वो सब्सटेंस थर्मस फ्लास्क खुद के बैड एमिटर है, और वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। मतलब अंदर का लिक्विड जो भी रखा हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए थर्मस फ्लास्क जो है अंदर से भी शाइनी हाँ सब्सटेंस से कोट किया हुआ है और बाहर से भी शाइनी सरफेस से कोट किया हुआ है। तो तुमको 1 मार्क का एप्लीकेशन क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन में तुमको ये आंसर लिखना है जो मैंने दिया। अरे क्लियर है क्या गधो? नहीं तो बोलोगे डिफिकल्ट था, हमें नहीं पता कैसे है लिखना है। अब आते हैं इसके ऊपर। तो ये जो लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है वो मोस्ट ऑफ द हीट को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है ना? मतलब ट्रांसमिट कम करता है और रिफ्लेक्ट भी कम करता है, ज्यादातर हीट को एब्सॉर्ब करता है। बट एक बात बताओ, अब इसको भी अगर अपना टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, आपको हर सब्सटेंस को अपना थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, मतलब उसको अपने सराउंडिंग के उतना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो ये अच्छा ऑब्जर्वर है। तो मान लो ये 1 सेकेंड में ये 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? तो अब वो एनर्जी उसने अपने पास ही रखी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट उसको तो अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के उतना मेंटेन करना है। तो उसके लिए उसको 1 सेकेंड में ही 100 जूल क्या करनी पड़ेगी? एमिट करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा हीट वो एमिट करेगा। एमिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। मतलब जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी है, वो अच्छा। तो फिर ये चीज याद रखना, गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो गुड एमिटर। सो अगर आपसे पूछा कि लैम्प ब्लैक का नेचर क्या है, तो एक है वो ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, एक तो ये है। और दूसरा क्या है? इट्स वेरी गुड एमिटर, मतलब पर सेकेंड उसकी जो एनर्जी को इमिट करने की जो पावर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है? सो सबसे अच्छा एमिटर कौन हुआ बोलो? लैम्प ब्लैक। कुछ डाउट है क्या? ओके ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, फेरिस ब्लैक बॉडी। ओके, सो बेसिकली एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो 100% एनर्जी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। लैब मेड बॉडी है। साइंटिस्ट का नाम भी फेरी है था, इसलिए उसी के नाम से दे दिया है फेरिस ब्लैक बॉडी। कैसे बनता है ये? तो सिंपल है काफी। उन्होंने क्या किया, 2 हॉलो मेटल स्पेयर यूज करे। तो ये पहला मेटल स्पेयर और ये दूसरा मेटल स्पेयर, ठीक है? हॉलो मेटल स्पेयर है, अलग अलग रेडियस के। और तुमने देखा होगा मैंने थोड़ा सा यहां से ओपन रखा हुआ है, तो आपको दोनों भी मेटल स्पेयर में ओपनिंग है। सो कितने मेटल स्पेयर है यहाँ पे?
ये देखो ये अंदर का, एक कम रेडियस वाला और एक ज्यादा रेडियस वाला, ठीक है। अब ये जो कम रेडियस वाला मटेरियल है उसके अंदर जो है यहाँ पे हमने लैम्प ब्लैक का कोटिंग दे दी है, ये लैम्प ब्लैक का कोटिंग है। ये जो पिंक कलर में दिख रहा है इट इज अ लैम्प ब्लैक मटेरियल। लैम्प ब्लैक मटेरियल आपको पता है ऑलमोस्ट 97 to 98% जो एनर्जी है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। उसके बाद ये जो स्पेस है ये आउटर सरफेस ऑफ इनर स्पेयर एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर स्पेयर, दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस में हमने वैक्यूम मेंटेन किया है, मतलब यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, एयर निकाल दी है। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि एयर जो है वो एनर्जी रिसीव करता है और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एयर, इसलिए आपने यहाँ से एयर को निकाल दिया है, ठीक है। और जो आउटर सरफेस है, ये जो बड़ा जो स्पेयर है उसका जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट किया हुआ है। किस मटेरियल से कोट किया हुआ है? तो कोटिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। बताओ क्यों? क्यों रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोटिंग किया होगा? तो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो होता है वो अच्छे, मतलब वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता और इमिट भी नहीं होने देता, दोनों काम करता है वो, एब्जॉर्ब भी नहीं करने देता और इमिट भी नहीं करने देता, राइट। इसीलिए बाहर से जो कोटिंग दी हुई है वो गुड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग है, बीच में यहाँ पे वैक्यूम है और अंदर जो है ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है वो बेसिकली लैम्प ब्लैक है। ठीक है, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब वंस अगेन इधर कॉन्सेंट्रेट करना। अब ये जो ओपनिंग है यहाँ पे जिसको होल एपरेचर बोलते हैं हम लोग, तो इस एपरेचर के सामने, बिल्कुल सामने हमने कोनिकल प्रोजेक्शन रखा हुआ है और ये कोनिकल प्रोजेक्शन जो है ये भी लैम्प ब्लैक से ही बनता है ऑफकोर्स, ठीक है। इसका शेप ऐसा कोनिकली क्यों है 2 मिनट में समझ जाएगा आपको, ठीक है। तो वंस अगेन क्या बोलते हैं इसको? कोनिकल प्रोजेक्शन। किससे बना है ये? लैम्प ब्लैक से। अंदर सब जगह लैम्प ब्लैक ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान दो अब यहाँ पे। सो कंसेप्ट ये है कि सपोज यहां से लाइट एंटर कर रही है, ठीक है। अब तुमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 11 में सीखा है, तो लाइट जब इंसिडेंट होगी तो अगर ये प्लेन होता तो चांस है कि वो जैसे आया वैसे ही कहां जाएगा? पीछे जाएगा। देयर इज अ चांस। तुम बोलोगे सर आपने तो लैम्प ब्लैक लगाया, पीछे क्यों जाएगा? बट लैम्प ब्लैक 97 या 98% को एब्जॉर्ब करता है, 2% तो वापस जाती ही है ना, तो 2% एनर्जी बच के कहाँ जा सकती है? बाहर। इसलिए आपका जो शेप है इधर, वो शेप कैसा होना चाहिए बोलो? कोनिकल जैसा शेप होना चाहिए, राइट। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे लाइट इधर इंसिडेंट होगी तो उसमें से 98% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तुरंत। मान लो 100 जूल लाइट आई तो 100 जूल में से 98 जूल इधर ही क्या हुई? एब्जॉर्ब। बची कितनी? 2 जूल। अब वो 2 जूल मान लो रिफ्लेक्ट हो गई लेट्स से, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के लॉस, तो ये हुआ तुम्हारा सरफेस, ये हुआ तुम्हारा नॉर्मल और ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इधर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो शेप ऐसा है कि रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। और जब वो लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी तो जो 2% लाइट बची थी, 2 जूल लाइट बची थी, तो उस 2 जूल का भी 98% इधर क्या होगा? एब्जॉर्ब। नहीं समझा? 2 जूल का भी एब्जॉर्ब होगा, अराउंड 0.04 जूल बच जाएगा, है कि नहीं? बाकी सब क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अब जो एब्जॉर्ब होगा बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया, इतना बच गया, तो अभी वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट इधर थोड़ी ना होने वाला है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगा, है नहीं? तो जब इधर इंसिडेंट होगा तो फिर अगेन उसका 0.04 जूल का भी 98% क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। तो कुछ भी बचेगा क्या? नहीं। इस तरीके से पूरा का पूरा लाइट अंदर क्या हो जाएगा बोलो? एब्जॉर्ब होगा, राइट। और कुछ भी लाइट कहाँ नहीं आएगा? बाहर नहीं आएगा। इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है। जो
अपने अंदर आने वाले 100% लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लैम्प ब्लैक जो है वो तो 97-98% ही एब्जॉर्ब करता है, वो नेचुरल मटेरियल है लैम्प ब्लैक। बट फेरिस ब्लैक बॉडी जो है वो हमने बनाई है ना, इसमें लैब में बनाई गई बॉडी है, तो वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो 100% लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझा कि वर्किंग अभी भी नहीं समझा? वापस, हाउ मेनी हॉलो स्फीयर्स आर देयर? 2 हॉलो स्फीयर्स आर देयर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, 2 मेटल स्फीयर के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, बोलो? वैक्यूम। नो एयर, कोई एयर नहीं, कोई मटेरियल नहीं। अच्छा, अंदर का मटेरियल की अंदर जो है इनर जो, हाँ, इनर जो स्फीयर है उसका इनर साइड किससे कोटेड है? और जो एपरेचर है, एपरेचर के सामने कौन है? नहीं, लैम्प ब्लैक से ही बना हुआ बट कोनिकल प्रोजेक्शन है ना, क्यों? क्योंकि वो कोनिकल जैसा शेप है, कोन जैसा शेप है। ओके, उसके बाद जो आउटर जो सरफेस है वो किससे? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट किया हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बाहर से हीट को कहाँ नहीं आने देगा, अंदर नहीं आने देगा, और अंदर की हीट को भी कहाँ नहीं जाने देगा, क्योंकि 2 मिनट पहले पढ़ा है कि जो गुड रिफ्लेक्टर होता है वो बैड एब्जॉर्बर और बैड एमिटर होता है, वो दोनों बैड ही है। अच्छा, तो लाइट, या सॉरी लाइट बोल रहा हूँ, हीट इंसिडेंट होने का एक ही तरीका है, ये देखो यहाँ से, इधर से हीट अंदर जा सकती, बट जो हीट अंदर जाएगी इस शेप के कारण इधर इंसिडेंट होगी, वहीं पे वो 98% क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। थोड़ी बहुत जो बचेगी वो इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, 1 मिनट, गलत बोल रहा हूँ, 98% तो इधर ही एब्जॉर्ब होगी, बहुत थोड़ी जो बचेगी वो इधर आएगी, उसका भी 98% इधर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और वेरी स्मॉल पार्ट जो बचेगा वो बाकी जगह पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। सच वे 100% एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब, और इसको हम लोग बोलेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी। हेड आउट, बाउंसर है। ओके, तो इसके जो नोट्स है वो अब कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये होमवर्क मान लो, समझेंगे? हाँ, किसको कोई ये नहीं, एप्लीकेशन नहीं, मतलब जब कभी भी हमें ऐसा कुछ कोई मशीन चाहिए, जब कभी भी इन फ्यूचर हमें ऐसा कुछ चाहिए, हाँ, तो फिर वो नहीं, बल्ब लगाया उसका यूज़ किया है, हाँ, तो कभी नहीं, कभी ना कभी यूज़ होगा ना, लाइट क्या तुरंत ही चाहिए ना तेरे को, कभी जब कभी लाइट जाएगी, अब दिन में तेरे को बल्ब चाहिए क्या? सो रात में चाहिए ना, तो वही चीज़ है ना, वेन एवर यू रिक्वायर्ड इट दैट टाइम यूज। ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो अभी तक यूज़ नहीं है, हुआ है, बहुत सारी मटेरियल्स में यूज़ हुआ है, मतलब बहुत सारी मशीन्स में जहाँ पे एनर्जी सेव करनी ज़्यादातर, राइट, उस वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब हमें जहाँ पे एनर्जी का वेस्टेज रोकना है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, हाँ, तो उसको इमिट करने के, इसीलिए तो तूने यहाँ पे वैक्यूम रखा हुआ है, इधर तूने क्या रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है, मतलब ये इमिट करना चाह रहा है भी तो इमिट क्या नहीं हो पाएगा, थर्मस प्लास जैसा, ठीक है नहीं, अंदर हीट है बट दे नहीं पा रहा है। नहीं समझा मैं अभी तो? हाँ, प्रोजेक्शन या ओपन, हाँ, सॉरी प्रोजेक्शन नहीं, एपरेचर। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, आवाज नहीं, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेचर। ठीक, नोट्स तुम लोग कंप्लीट कर लेना, तुम्हें समझा है ना बट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देना और आवाज नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अब तक हम लोग हीट का एब्जॉर्प्शन सीख रहे थे, है ना, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में तो हीट का एब्जॉर्ब करना देख रहे थे हम लोग। अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो हीट का एमिशन, तो पता है जो गुड एब्जॉर्वर है वही गुड एमिटर है। तो अगर आपसे कोई पूछा गया कि सबसे अच्छा एमिटर कौन है हीट का, लैम्प ब्लैक।
सबसे अच्छा एब्जॉर्बर भी कौन है और एमिटर भी कौन है, लाइट, राइट, क्लियर है, ठीक है, ध्यान दो अब यहाँ पे। सो कोई सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब करता है या फिर कितना हीट रेडिएट करता है, इमिट करता है, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो क्वाइट ऑब्वियस है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो उस मटेरियल का नेचर होना चाहिए हीट को क्या करने का, एमिट करने का, है ना। कुछ कुछ मटेरियल होते हैं जो अच्छे इमिटर नहीं होते, तो जैसे कि मान लो शाइनी सरफेस है, मतलब एक सरफेस है जो शाइनी, राइट, तो आपको पता है वो अच्छा इमिटर नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करता है तो एब्जॉर्ब नहीं करता, तो एब्जॉर्ब नहीं करता तो उसको इमिट करने की भी जरूरत क्योंकि वो ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा ही अपने सराउंडिंग के साथ। तो फिर नेचर ऑफ मटेरियल भी मैटर करता है, अच्छा इमिटर होने के लिए नेचर ऑफ मटेरियल भी मैटर करता है। और क्या मैटर करता है, तो वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। क्यों? जैसे कि मान लो आपने एक हॉट टी अपने कप में रखी और वही हॉट टी आपने प्लेट में रखी, है ना, वो फ्लैट वाला, तो वो प्लेट वाला जल्दी ठंडा होगा। ऐसा क्यों हुआ? मजा आया उसको प्लेट में, तो रेट ऑफ इमिशन बढ़ गया ना उसका। तो रेट ऑफ इमिशन जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस टी का भी सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ कप के कंपैरिजन में, और जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो उसका इमिशन करने का एबिलिटी बढ़ गया। तो इमिशन का जो एबिलिटी है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है नहीं, ओके। और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? कैसे? अगर आपने चाय को गरम चाय किसी के मुंह में डाल दी, क्या होगा? और फिर तुम तो बोलोगे अरे वो हमें ऐसा लगा चाय ने हीट इमिट कर दी होगी, करता ही है ना वो। तो फिर आपको पता है आपने उसको टाइम दिया क्या? नहीं दिया ना, टाइम देना चाहिए ना भाई, ऐसा थोड़ी ना वो इमिट करता है। इमिट करना बेचारे ने शुरू भी किया था, बट हाँ मतलब वो कम टाइम दिया आपने, ठीक है नहीं, वो बोलेगा तुमने टाइम कम दिया। सो टाइम इंटरवल पे भी मैटर करता है इमिशन ऑफ हीट, रेडिएशन। तो हीट जो रेडिएट हो रहा है, हीट जो इमिट हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो ऐसे सारे फैक्टर्स पे क्या करता है। और एक फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जिस बॉडी से हीट बाहर आ रही है उस बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इमिशन, ठीक है। कैसे? अगर आपको पता होगा जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है उसको जल्दी से सराउंडिंग के साथ जैसा बनना है। मतलब मान लो लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना, और दोनों कैपेबल ऑफ इमिटिंग हीट है, मतलब दोनों हीट इमिट कर सकते हैं, बट एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 45 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का 40 है। तो अगर सराउंडिंग का 40 है तो दोनों को 40 पे आना है, तो 45 वाले को भी 40 पे आना है, 50 वाले को भी 45 पे आना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो 50 वाला है उसको ज़्यादा हीट इमिट करनी पड़ेगी पर सेकेंड, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट ज़्यादा है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 डिग्री से ज़्यादा है ना सराउंडिंग से। तो जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है उसको हीट फास्ट रेडिएट करनी पड़ेगी, तभी वो सराउंडिंग के साथ जैसा टेम्परेचर पे आ सकता है, बराबर है। तो फिर आप ये भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वो बॉडी का रेट ऑफ इमिशन भी ज़्यादा रहेगा, राइट। और जिसका टेम्परेचर कम है, राइट, सराउंडिंग का 40 है और बॉडी का 45, डिफरेंस 5 का ही है, तो वो 10 डिग्री वाले मतलब 50 वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम इमिट करेगा तो भी चलेगा, राइट। सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज़्यादा तो रेट ऑफ इमिशन ज़्यादा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम तो ये रेट ऑफ इमिशन भी कम। तो दिस आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, बोलो, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, राइट। सो दिस आर द फैक्टर्स। थैंक यू सर। सो ध्यान दो अब यहाँ पे, अब ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्वांटिटी बनाई हुई है, मतलब हीट रेट ऑफ हीट रेडिएशन को समझने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई हुई है। वो क्वांटिटी जो है वो है रेडिएंट पावर। इधर आन दो, रेडिएंट पावर, या इसको हम लोग इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं, रेडिएंट पावर या फिर इमिसिव पावर। ये हमें बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो कितना हीट रेडिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, मतलब उसके साइज के कंपैरिजन में और गिवन टाइम के कंपैरिजन में वो कितना ज्यादा हीट या कम हीट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। मतलब अगर मुझे पता करना है लेट्स से
ये दो मटेरियल है और मुझे पता करना है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा एमिटर कौन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों का रेडिएंट पावर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? जिसका रेडिएंट पावर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा इमिटर रहेगा। नाउ व्हाट इज रेडिएंट पावर? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब गिवन टाइम में और विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एरिया आपने कितना हीट रेडिएट किया, राइट? तो ये देखो, इसको ऐसे ऐसे गिनते, देखो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं रेडिएंट पावर, और उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है बोलो? इमिसिव पावर। तो व्हाट इज रेडिएंट पावर या इमिसिव पावर? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट दो बार बोलना पड़ेगा क्योंकि नीचे दो दो क्वांटिटी है। वापस बोलो, क्यू कौन सी हीट है? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट। तुम बोलोगे एरिया क्यों लिया होगा? अरे एक बॉडी छोटी है बट ज्यादा जल्दी ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके एरिया के कंपैरिजन में उसने हीट काफी ज्यादा रेडिएट करी, राइट? तो फिर उसको नोटिस करना ही पड़ेगा ना। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना एरिया था, कितना टाइम गिवन था, और उसके कंपैरिजन में उसने कितना हीट रेडिएट किया। इट्स कॉल्ड रेडिएंट पावर और इमिसिव पावर। तो एक बात बताओ रे, सबसे अच्छा रेडिएंट पावर या सबसे अच्छा इमिसिव पावर किस मटेरियल का होगा? लैम्प ब्लैक का। ऑब्वियस है, बिकॉज वो सबसे अच्छा ऑब्जर्वर है, तो वो सबसे अच्छा एमिटर भी होगा। अदरवाइज वो थर्मल कंडक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाएगा या थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो लैम्प ब्लैक जो है, अच्छा रेडिएंट पावर जो है, रेडिएंट पावर ऑफ लैम्प ब्लैक is maximum compared to other substance। बाकी सब्सटेंस के कंपैरिजन में लैम्प ब्लैक का रेडिएंट पावर सबसे ज्यादा रहेगा। कुछ डाउट है यहाँ पे? रेडिएंट पावर एक क्वांटिटी समझ में आई? फॉर्मूला क्लियर है उसका? बोलो क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू क्यू अपॉन AT। ए क्या है इसमें? अच्छा क्यू क्या बताओ? हाँ, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, सही बोला। और ए क्या है बोलो? सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस। एंड टी क्या है बोलो? टाइम इंटरवल। इसका आपके बुक में यूनिट दिया हुआ है, आप बना सकते हो यूनिट, वैसे बुक का क्या है। तो R इज इक्वल टू क्यू अपॉन AT है ना, तो Q इज एनर्जी, तो वो जूल रहेगा, एरिया इज मीटर स्क्वायर और टाइम इज सेकेंड, ठीक है। और आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर जो होता है वर्क अपॉन, और वर्क जूल है, टाइम सेकेंड है, पावर वैट है। तो जूल पर सेकेंड ही किससे इक्वल होता है? वैट से। तो यहाँ पे जूल पर सेकेंड आ रहा है ना, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? वैट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो कितने यूनिट है हमारे पास? 2, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर वैट अपॉन मीटर स्क्वायर। और वैट जूल पर सेकेंड से इक्वल है, उसका प्रूफ इधर दिया हुआ है मैंने। सो लैम्प ब्लैक सबसे अच्छा इमिटर है फिर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेट्स से हाईएस्ट कोई एक एग्जाम दिया, जैसे जेई एडवांस है ना, किसी को 50% आया, हाईएस्ट परसेंट जो है 50% है, होता है 42% भी हाईएस्ट परसेंट है उधर। तो सपोज किसी को 42% आया और किसी को 40% आया, हाईएस्ट इज 42 एंड नेक्स्ट इज 40। तभी 40 को तुम लोग बुरा बोलोगे कि अच्छा बोलोगे?
बिकॉज हाईएस्ट इज 42। समझा कि ना? तो परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, वो हमेशा किसके साथ कंपेयर किया जाएगा? हाईएस्ट के साथ। समझा? अवेलेबिलिटी के साथ नहीं, हाईएस्ट के साथ। तो वैसे ही रेडिएंट पावर जो है वो सबसे अच्छा किसका है? तो अब अगर मुझे किसी सब्सटेंस का रेडिएंट पावर अच्छा है कि अच्छा नहीं है, ये अगर मुझे कंपेयर मतलब समझना है, तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ठीक, तो अभी वापस किसी भी सब्सटेंस का रेडिएंट पावर किससे कंपेयर करते हैं? है ना? और कंपेयर करके पता चलता है कि वो सब्सटेंस का रेडिएंट पावर अच्छा है या नहीं है। तो अब मुझे बताओ, नेक्स्ट इधर ध्यान दो। तो रेडिएंट पावर ऑफ सब्सटेंस अपॉन रेडिएंट पावर ऑफ लैम्प ब्लैक, ठीक है? या फिर इमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि रेडिएंट पावर का दूसरा नाम क्या है? इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस अपॉन इमिसिव पावर ऑफ, हाँ देखते रहो इधर। अच्छा, इमिसिव पावर ऑफ या रेडिएंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी या लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हाँ, सो उसकी इमिसिव पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? आरबी। बहुत याराना चल रहा है, इतना मत याराना रखो भाई, मिक्स कि कोई देखेगा तुमको ना डेंजरस सिग्नल जाएंगे। तो बैठा पीछे, हाथ आगे है, हाँ? अपने आप को कंट्रोल कर या हाथ को कंट्रोल कर, कुछ चेक कर। सो इमिसिव पावर का जो सिंबल है, इमिसिव पावर का सिंबल कैपिटल आर है, बट वो इमिसिव पावर हमें किसका चाहिए? लैम्प ब्लैक का चाहिए, तो उसका सिंबल है बी, आर बी। तो दैट इज इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी है ना, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, जो ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उसका इमिसिव पावर का सिंबल है आर। ठीक है, ये रेशो हम लोग लेंगे और फिर इस रेशो से हमें पता चलेगा कि वो जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का इमिसिव पावर लैम्प ब्लैक के कंपैरिजन में कितना है। और फिर इस रेशो से हमें आइडिया आ जाएगा कि वो उसका इमिसिव पावर अच्छा है या अच्छा नहीं है। जैसे कि मान लो लैम्प ब्लैक का इमिसिव पावर 100 है और मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका इमिसिव पावर 80 है, तो 80 अपॉन 100 80% हो गया, ठीक है कि नहीं? बट दूसरा सब्सटेंस है जो जिसका इमिसिव पावर 60 है, लैम्प ब्लैक का तो फिक्स है 100, तो वो कितना परसेंट रहेगा? 60% रहेगा। तो मैं बोलूंगा इस सब्सटेंस का इमिसिव पावर कम है और इस सब्सटेंस का इमिसिव पावर, बिकॉज लैम्प ब्लैक के कंपैरिजन में 80 है और ये लैम्प ब्लैक के कंपैरिजन में 60 है, तो ये लैम्प ब्लैक के कंपैरिजन में 80% और ये 60% है, तो ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है, राइट? तो ये जो रेशो है, ये रेशो हमें हेल्प करता है ये समझने में कि वो जो सब्सटेंस है उसका इमिसिव पावर अच्छा है या इमिसिव पावर अच्छा नहीं है। इस रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस रेशो को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी, राइट? और उसका सिंबल जो है वो ई है, स्मॉल ई। तो स्मॉल ई का फॉर्मूला क्या हुआ बोलो? आर अपॉन आर बी, राइट? ठीक है, कुछ डाउट है? अच्छा, ये क्या? रेडिएंट पावर किसका? ऑर्डिनरी सब्सटेंस का। और रेडिएंट पावर, हाँ, और ये रेशियो जो है ई, राइट? एक बात बताओ, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये जो रेशियो है ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। किसके लिए, किसके बीच में होना चाहिए? 0 और 1। और फॉर लैम्प ब्लैक के लिए जो है, हाँ, लैम्प ब्लैक के लिए 1 होना चाहिए। तुम बोलोगे कैसे? तो सब्सटेंस अगर मैं लैम्प ब्लैक ले रहा हूं, सब्सटेंस अगर लैम्प ब्लैक लिया तो ऊपर रेडिएंट पावर लैम्प ब्लैक का आएगा और नीचे ऑलरेडी कौन है? तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो कितना आएगा?
1 आएगा। तो फॉर लैम्प ब्लैक इट इज 1। लैम्प ब्लैक मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 है, और ऑर्डिनरी बॉडीज के लिए वो 0 और 1 के बीच में होगा। तुम्हें समझा कि नहीं ये समझा? अरे ये क्लियर है क्या? मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, मतलब डायरेक्टली सिखाया भी नहीं, मतलब डायरेक्टली डेफिनेशन लिखा फिर उसको लेके समझा, तो मैं लॉजिक से समझाया। बट ये समझ में आया कि नहीं आया? तो किस किस का रेडियंट पावर कंपेयर किया हमने? और कंपेयर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? मान लो एज्यूम करो मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसका रेडियंट पावर है 70 जूल। तो अब वो अच्छा है कि बुरा है वो कैसे पता? अब तुम बोलोगे सर 100 से तो कम है ना, तो तुम लोग जो थ्योरी पेपर देते हो वो 100 का होता है क्या? वो तो 70 का होता है। नहीं समझा? तो 70 में से किसी को 70 आया तो अच्छा ही हुआ ना। सो किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। इसलिए वो कंपेयर किसके साथ करेंगे? क्योंकि वो बेस्ट है उस गेम का, वो बेस्ट प्लेयर है। किस गेम का?